हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम नितांत है और आप सबका स्वागत है इस चैनल में। अब इस चैनल में बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आप समझ सकते हैं कि एक पैरेलल हिस्ट्री की तरह है। ऐसी हिस्ट्री जो आपसे छिपाई गई है, जो आपको बताया नहीं गया। आपको लगेगा ये फिक्शन है, क्या है, लेकिन हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके एजुकेशन सिस्टम में कभी ये चीज़ें बताई नहीं जाती। हालांकि आप ये हिस्ट्री चैनल्स पे देख सकते हैं, ऐसे एंशिएंट एलियंस और इस तरह के काफ़ी शोज़ है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इन सब को अगर हम स्टडी करें तो हमें थोड़ा सा पता लगता है पूरे ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। अब यूनिवर्स में हमें दिखाया गया कि बस ये प्लेनेट है और हम लाइफ सर्च कर रहे हैं, हम एलियन सर्च कर रहे हैं, हम डिफरेंट प्लेनेट सर्च कर रहे हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता हो। लेकिन हमारी सोच से कई आगे, कई इससे परे कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे हिस्ट्री को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे एवोल्यूशन को इफ़ेक्ट करती आ रही है। कुछ डायरेक्ट इंटरवेंशन हुआ है हमारे एवोल्यूशन में। तो इन सब को भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा फिर कभी। पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो रोजवेल मैक्सिको में हुआ था। अब रोजवेल मैक्सिको में जुलाई 1947 को एक ऐसा फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ जिसका पता वहाँ के आर्मी एयरफोर्स को पता लगा। उनको किसी ने इंटीमेट किया कि ये कुछ जो फ्लाइंग डिस्क के कुछ पार्ट्स हैं जो मुझे मिले हैं, तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया, जो भी उनको चीज़ मिला उन्होंने अपने जब्त कर लिया। अब जब्त करने के बाद उन्होंने देखा कि ये अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया तो लोग काफ़ी सवाल पूछेंगे, जिससे काफ़ी कुछ हो सकता है कि कुछ उन्होंने ये सोचा कि इसको अगर एज ए सीक्रेट रखें तो बेटर है। सो दे मेड इट क्लासिफाइड। तो अब इस रोजवेल में जो भी हुआ, अब इनको एज ए प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि कोई बैलून एक्सीडेंट था। उसको कवर अप करने के लिए उन्हें काफ़ी डिफरेंट स्टोरी बताई। बाद में 2 बार चेंज किया कि वो कुछ टेक्नोलॉजी भी रिसर्च कर रहे हैं ताकि रशियन पे स्पाई कर सकें, उनको देख सकें कि वो क्या न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब चलते हुए अभी इनके बारे में कोई क्लासिफाइड ही है, कुछ रिवील हो के नहीं आया लोगों के सामने। लेकिन काफ़ी स्पेकुलेशन ये है कि एक ये फ्लाइंग डिस्क है जो बाहरी यूनिवर्स से आया, और हो सकता है उनमें, और ये हो सकता है कि वो एलियंस ऑपरेट करते हैं और उसमें कुछ एलियंस भी, उनको डेड बॉडीज मिली, कुछ सर्वाइवर्स भी मिले जो कि जिंदा थे। तो अब वो क्या था, कैसे थे, लेकिन इतना एक बुक इसके बाद आई, वो थी बुक एलियन इंटरव्यू। तो उस एलियन इंटरव्यू में क्या था कि एक लॉरेंस आर स्पेंसर करके एक एडिटर है इस बुक का, एलियन इंटरव्यू। उसके पास, उस एडिटर के पास कुछ पर्सनल नोट्स आए और कुछ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्शन आए। ट्रांसक्रिप्शन वो होता है जिसमें सब कुछ एक हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो साथ के साथ रिकॉर्ड होता है। तो वो किसी लेडी ने दिया जिसका नाम था मैटिल्डा ओडोनल मैकएलरॉय, और वो थी एक नर्स उस बेस कैंप में, वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। और इसको शायद एरिया 51 भी कहते हैं। तो वहाँ पे वो एज ए आर्मी एयरफोर्स की कोई प्रोफेशन इसका वहाँ पे था एज ए नर्स। तो वो बताते कि उसका इंटरव्यू कुछ एलियंस के साथ हुआ। उस एलियंस ने कुछ इन्हें बताया, कुछ डिस्कस हुआ, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ। तो वो सब एज ए पर्सनल नोट और ट्रांसक्रिप्शन उसने, मैटिल्डा ने इसको ईमेल किए, और लॉरेंस आर स्पेंसर ने, उसने अपनी बुक में ये सब कुछ लिखा। अब लिखने के लिए उन्होंने इसमें स्टार्टिंग में ही उन्होंने डिस्क्लेमर डाला कि दिस इज़ अ फिक्शनल वर्क। तो आप इस पर कोई ऑब्जेक्शन या किसी तरह का आप कोई भी, आप इसे मानिए ना मानिए, आपके ऊपर है। तो अब इन सबको देखते हुए हम देखेंगे कि अभी किस बारे में बात करता है एलियन इंटरव्यू। ये करता है कि ब्रह्मांड के बारे में, कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब टाइम लाइन, जो भी टाइम लाइन के अंदर जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता है, इवॉल्व होता है, और फिजिकल यूनिवर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इमॉर्टल बीइंग्स जो कभी मरते नहीं हैं, अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स और गॉड्स, ये सब इनके बारे में कुछ बताया गया है। तो मैटिल्डा ओडोनल मैकएलरॉय, तो ये एक लेडी थी नर्स, एज ए नर्स उस एरिया 51 या फिर
एग्जैक्टली आर्मी एयर बेस जो भी उनको डील कर रहा था रोजवेल इंसिडेंट को, तो वो जो सर्वाइवर थे उसको एक बेस कैंप पे लेके आए उनको, एक ऐसे अंडरग्राउंड फैसिलिटी, आई डोंट नो बट लेकिन ऐसे सीक्रेट फैसिलिटी में जहाँ पे किसी को पता न लगे। तो तब ये लेडी वहाँ काम कर रही थी। उस लेडी के लिए वो इंटरव्यू करना इजी था क्योंकि वो दोनों आप टेलीपैथी से कनेक्टेड थे। वो जो एलियन जिससे इंटरेक्शन हो रहा था वो कुछ चीज़ें हर किसी से शेयर नहीं करना चाह रहा था, वो किसी को बता नहीं चाह रहा था। तो वो एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। अब इसमें इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई साइंस नहीं, कोई साइन लैंग्वेज नहीं, किसी तरह का वर्ड्स कोई नहीं बोला गया, बस सीधा एक टेलीपैथी की तरह है। जैसे कि आपके सामने कोई कुत्ता आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो और आप समझ जाते कि यार इसको क्या चाहिए, तब थोड़ा सा इंट्यूशन लगा लेते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट एक थॉट था जिसका मीनिंग निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको एक आइडिया लग गया था कि क्या कहना चाह रही है। तो वो एलियन जो थे, जिस एलियन के साथ इंटरेक्शन हो रही थी, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था कि हर कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट थे। लेकिन उसने देखा कि ये नर्स जो है काफ़ी काइंड हार्टेड है, एक तरह से एम्पाथ है, यानी कि वो किसी तरह बुरा नहीं सोच रही थी, किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं सोच रही थी। तो दोनों में कम्युनिकेशन ईजी था। तो ये सब कुछ जो लेडी थी मैकलरॉय मैटिल्डा, तो वो उसने देखा कि वो एलियन केवल वही एलियन विलिंग था उसके साथ शेयर करने को, और वो एलियन जो था वो एक एज ए पायलट था उस डिस्क का, और उस पायलट का डिस्क का पायलट होने पे वो सब ऐसी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कुछ जो उनके जहाँ से एलियन आया है उनका सिस्टम जो है उनको अलाउ नहीं करता कि तुम अपना कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करो ऐसे केसेस में जहाँ तुम पकड़े जाते हो। मतलब ये नॉर्मल है सभी मिलिट्री और एयरफोर्स हर जगह है कि तुम अगर पकड़े जाते हो, अगर एनिमी लाइन में हो, यू कांट रिवील एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ सीक्रेट, दैट इज़। तो ये सब हुआ। अब जो भी उनके बीच में था वो एक ऑनेस्टी था, एक सिंसियर और एक ट्रस्ट वे में कम्युनिकेशन चला। तो उसने देखा कि मैटिल्डा ने कि एलियन किसी तरह भी एक एज अ सेक्सुअल बीइंग, मतलब किसी तरह उसका सेक्स पता नहीं कर सकते कि फीमेल है या मेल है, ना ही उसके फिजियोलॉजी से ना ही उसकी साइकोलॉजी से। लेकिन उसको लगा कि इस बीइंग जो है एलियन एज ए सेक्सुअल, और कोई इंटरनल एक्सटर्नल उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है उसमें। तो लेकिन उसका बॉडी जो था उसने चेक किया कि पूरा एक सर्किट सिस्टम से बना हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिकल नर्वस सिस्टम से, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड से। तो किस तरह काम करता था वो सब, बॉडी काफ़ी छोटी थी और उसके 3 फिंगर पैरों पे, हाथों पे, और कोई नोज़ नहीं, माउथ नहीं और ईयर्स नहीं, क्योंकि स्पेस में देखा जाए तो कोई साउंड नहीं होता, तो खाना भी नहीं खाना होता। तो ये इनके पास ना माउथ है, ना ईयर है, ना नोज़ है। जो आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और इसलिए बड़ी थी, काली जैसी होती ना आलमंड शेप में, उस तरह से, क्योंकि वो डिटेक्ट कर सके हर एक विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को। हम कुछ रेंज तक लाइट्स को देख सकते हैं, जो कि विबग्योर में आता है कि वॉयलेट जो डिफरेंट 7 कलर्स है उनका कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट हम नहीं देख सकते। अल्ट्रा वॉयलेट और कुछ इंफ्रारेड रेस हम नहीं देख सकते। तो ये भी देखा कि उनकी बॉडी को कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, कोई फूड की नहीं, कोई पानी की। और ये देखा कि वो अपना एनर्जी खुद ही सप्लाई करते हैं, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लेते, कोई सन से नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो बीइंग जो है वो बताया कि दैट बीइंग, दैट एलियन इज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग, यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड से अलग, और इस बॉडी को एज ए ऑपरेट करते हैं कि एज ए यूजेबल, कि इंटरेक्शन के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के लिए। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह के वो इस बॉडी का यूज़ करते हैं फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए। तो देखा गया उसके एलियन का नाम उन्होंने शायद एयरल रखा, AIRL, जो कि उसका बॉडी देखा तो कोई मैकेनिकल नहीं है, रोबोट की तरह नहीं है, ना ही बायोलॉजिकल है। हाँ, वो एनिमेट, मतलब कि वो ऑपरेट था उस स्पिरिचुअल बीइंग से, जो कि उस एलियन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देखा उसका बॉडी का और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगी कि हाईली टॉलरेंट टू चेंजेस टेम्परेचर, यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, और काफ़ी डिफरेंट कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एक प्रेशर में भी रह सकते हैं, विदाउट कोई उनके बॉडी में मसल्स नहीं थे,
क्योंकि वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती स्पेस में, तो मसल्स का इतना इजी लिफ्ट करना कोई वो नहीं है इशू। काफ़ी फ्रेजाइल था बॉडी, लेकिन काफ़ी फ्लेक्सिबल और एजाइल भी थी। और तो वो सब देखा गया, बॉडी का स्टडी किया था। तो वो स्टडी इसलिए किया क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स वहाँ थे, मौजूद थे। उन्होंने सभी सेटअप किया, अपना कैमरा, अपना रिकॉर्डर और अपना सब कुछ, जितना भी उनको अगर रिकॉर्ड करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे वो सब किया गया। उनके लिए एक इंटरप्रेटर मंगाया गया, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कोड ब्रेकिंग टीम, मेडिकल एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, ये सब वहाँ थे। तो अब शुरू करते हैं कि पहली ट्रांसक्रिप्ट जो फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो ये है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ यूएस आर्मी एयर फोर्स रोजवेल आर्मी एयरफील्ड 509th बॉम्ब ग्रुप। तो एलियन इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो लेडी पूछती है आर यू इंजर्ड, क्या आप घायल हैं? तो उनका एलियन का जवाब होता है नहीं। तो वो पूछती है कि आपको किस तरह की मेडिकल असिस्टेंस चाहिए? तो एलियन कहता है नहीं। क्या आपको पानी, खाना, किसी तरह की रिक्वायरमेंट है? एलियन का जवाब होता है नहीं। क्या आपको किसी एनवायरमेंटल नीड की ज़रूरत है, कोई टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक, केमिकल कंटेंट, एयर प्रेशर और वेस्ट एलिमिनेशन? तो एलियन का जवाब होता है नहीं, मैं एक बायोलॉजिकल बीइंग नहीं हूँ, मैं कोई जीव नहीं हूँ। तो दूसरा फिर क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपकी बॉडी में कोई किसी तरह का जर्म्स, किसी तरह कंटेमिनेशन है जो कि हमारे मानव के लिए ख़तरा हो सकता है? तो उनका जो एलियन का जवाब होता है कि कोई जर्म्स नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई जर्म्स नहीं होते। फिर क्वेश्चन होता है कि क्या आपको कोई देखने आ रहा है, क्या आपको सर्च करने आ रहा है? तो एलियन का जवाब होता है हाँ। फिर पूछते हैं कि आपके पास किस तरह की वेपन कैपेबिलिटी है, आपके पास किस तरह की वेपन्स हैं? तो उसका जवाब होता है एलियंस का काफ़ी डिस्ट्रक्टिव। अब ये एज ए क्वेश्चन पूछा गया एज ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको जानना था कि उनके वेपन्स कितने ख़तरनाक है, कोई ख़तरा तो नहीं है अपने अर्थ के लिए। तो ये सब सवाल पूछे गए। फिर उसके बाद पूछा गया कि आपका स्पेस शटल आपका ये क्रैश क्यों हुआ? तो उनका जवाब था कि कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ। वो एटमॉस्फेयर में शायद कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जिसमें एक तरह से काफ़ी हाई वोल्टेज जनरेट हुआ होगा मिलियंस डिग्री में, आई डोंट नो। तो वो सब उसकी वजह से वो पूरा स्पेसशिप का कंट्रोल लूज़ हो गया। क्या होता है कि कई बार हमारी बॉडी फुल इलेक्ट्रिकल है, अगर हम बॉडी को ऑपरेट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ही इलेक्ट्रिकल है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं से हमारी बॉडी में आ जाए या फिर किसी तरह से अटैक कर दे तो हम भी कंट्रोल लूज़ कर सकते हैं। तो वो सब उन्होंने बताया। तो फिर पूछा कि आपका स्पेसक्राफ्ट इस एरिया में क्यों था, हमारे अर्थ पे क्यों था? तो उसने बताया कि हमने शायद किसी तरह का बर्निंग क्लाउड, रेडिएशन और एक्सप्लोजन देखा। अब होता क्या है, रोजवेल में वहाँ पे आर्मी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं, उससे काफ़ी सारा स्मोक और रेडिएशन एमिट होता है, तो वो सब टेस्ट करने वो आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपका स्पेसक्राफ्ट कैसे फ्लाई करता है? तो उनका जवाब होता है कि हमारे माइंड के थ्रू और हमारे थॉट कमांड से। अब जानने वाली बात है कि काफ़ी हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी बुक्स हमने पढ़ी हैं उसमें कुछ ऐसे विमान हैं, कुछ इस तरह की बातें की जाती है कि वो सब एक माइंड से कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने देखा कि उसको एक स्पेसशिप में शायद कोई बैठ के गया था, तो वो माइंड से ऑपरेट और थॉट की पावर से ट्रैवल कर सकता था। यानी कि तुम्हारा जैसे थॉट चेंज होता है नेक्स्ट, तो उतनी स्पीड से वो दूसरी जगह पे जा सकता है, दूसरे ब्रह्मांड में। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं? उस लेडी ने पूछा, मैटिल्डा ने, कि एलियन से आप लोग बात कैसे करते हैं? तो एलियन का जवाब होता है थ्रू माइंड और थॉट, बेसिकली टेलीपैथी। टेलीपैथी वो है जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं विदाउट टॉकिंग, हम केवल थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर पूछते हैं कि आपके पास कोई रिटर्न लैंग्वेज सिंबल है कम्युनिकेशन के लिए? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि आप किस प्लेनेट से हैं? तो उन्होंने कहा कि हम होम बर्थ प्लेनेट, जो हमारा वर्ल्ड है वो है डोमेन, द डोमेन। अब इंग्लिश वर्ड है डोमेन, तो लगा लीजिए कि कुछ है। ओके, तो अगले सवाल उन्होंने पूछा कि क्या आपके गवर्नमेंट किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, किसी ऐसे लीडर को भेजेंगे जो हमारे गवर्नमेंट से, हमारे अर्थ के लीडर से बात वगैरह कुछ एक्सचेंज कर सकें? तो एलियन का जवाब होता है नहीं।
तो फिर सवाल होता है कि आपका इंटेंशन क्या है, यहाँ पे आने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि तो आपके इस अर्थ से क्या कंसर्न है। तो उन्होंने कहा कि अपना प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने प्रॉपर्टी को। तो ये डोमेन जो है ना, ये एलियन ग्रुप, इनका एक काफ़ी दूर ये ब्रह्मांड से है जहाँ से पहुँचना नामुमकिन है किसी भी अर्थ स्पेसक्राफ्ट से। इतनी दूर है कि इनके लिए क्या है कि हर एक यूनिवर्स गैलेक्सी को ये अपना डोमेन बनाते हैं। मतलब इनके अंदर जैसे हम प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं कि चलो यार हमने यहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, जैसे पूरा एक बना लेते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये खरीदते नहीं है, सीधा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ इनको लगता है कि किसी का डोमेन है तो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर, तो यूनिवर्स गैलेक्सी इनके लिए एक प्रॉपर्टी के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि हमने अर्थ इस हमारी प्रॉपर्टी में आता है, हमारे डोमेन में आता है। ओके, तो वो पूछती है आपने हमारे अर्थ गवर्नमेंट और मिलिट्री के बारे में क्या सोचा है, क्या जाना है। तो कहीं छोटा है, काफ़ी पुअर है एवोल्यूशन में, बहुत ही लो लेवल पे है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद तुम प्लेनेट डिस्ट्रॉय भी कर दो। फिर सवाल पूछती है कि आपने अपने आप को कभी क्यों नहीं रिवील किया, क्यों नहीं बताया लोगों को, अर्थ के लोगों की हम एग्जिस्ट करते हैं। उनका कहता है कि हमारा एक मेन है, हम वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बस देखते हैं, कोई कांटेक्ट हमारे लिए अलाउ नहीं है। तो वो केवल बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं। फिर सवाल आता है कि आपने कभी अर्थ को पहले विजिट किया है इससे पहले। तो उनका जवाब होता है कि हाँ, रेपिटेशन, हमारे रेपिटेटिव, हम बार बार आते हैं अर्थ पे। आप कब से जानते हैं अर्थ को, कब से आप यहाँ पे आते आ रहे हैं। कहते लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, जब से ह्यूमंस तुम आए हो उससे पहले भी हम आते थे। प्री हिस्टोरिक कह लीजिए कि मतलब कि डायनासोर से भी पहले शायद वो आते हों। तो आप फिर सवाल होता है कि आप हमारी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। तो एलियन का जवाब होता है वेरी स्मॉल इंटरेस्ट, हमारा कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, बस स्मॉल टाइम, कभी कभार हम जो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं हम उसको फॉलो करते हुए आते हैं। ओके, फिर सवाल पूछते हैं क्या अपने होम वर्ल्ड को, जहाँ से आप आए हैं, द डोमेन, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसका छोटे छोटे, क्योंकि वो टेलीपैथी थी, अब उसमें पूरा एक, अगर वो एक्सप्लेन करता, पूरा बताता, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी बताई टेलीपैथी के थ्रू जिससे वो बेसिक मीनिंग ही निकाल सकी एज अर्थ के लैंग्वेज के रेफरेंस में, यानी इंग्लिश के रेफरेंस में। तो उसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया। तो एलियन ने उसको बताया इट्स अ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर, हिस्ट्री, वेरी लार्ज प्लेनेट, वेल्थ, काफ़ी सारा पैसा, मतलब वेल्थ है उनके पास, रिसोर्सेज भी है, ऑर्डर चलता है वहाँ, पावर सिस्टम है, नॉलेज भी है, विजडम भी है, ज्ञान भी है और विजडम भी है। उनके प्लैनेट पे 2 स्टार है, यानी 2 सन्स लगा लो, 2 सूर्य उनके वहाँ पे प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, और 3 मून है, यानी 3 मून सिस्टम है, सैटेलाइट मून। तो फिर सवाल होता है कि आपकी डेवलपमेंट किस स्टेज पे है, आपकी एवोल्यूशन किस स्टेज पे है। तो उनका सवाल होता है कि हमारा ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ट्रिलियन तो बहुत ज़्यादा होता है, इसका कोई पैमाना नहीं है, तो ये लगा लो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो हमारा क्या, उनका क्या, उन डोमेन्स का क्या मोटिव होता है, उनका होता है एक्सपेंशन, प्लान करना, प्रोग्रेस करना, जीतना, हाई गोल्स, आइडियाज, ये सब। फिर पूछती है कि आप क्या भगवान में बिलीव करते हैं। तो उनका जो होता है वी थिंक इट इज़ मेक इट, उनको लगता है कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं, कुछ बिलीव करते हैं। तो उन्होंने पूछा किस तरह की सोसाइटी है आपकी। तो कहते हैं वहाँ पे ऑर्डर चलता है, पावर स्ट्रक्चर है, हम भविष्य में देखते हैं, कंट्रोल करते हैं और ग्रो करते हैं। यानी कि डोमेन बेसिकली हर एक यूनिवर्स के, हर एक ब्रह्मांड तो बहुत है, अनगिनत, इनफाइनाइट, जहाँ जहाँ एक्सप्लोर करते हैं वो उसको अपना डोमेन एरिया बना लेते हैं। वो कैसे, वो आगे बताता है। फिर पूछती है कि कुछ और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स है आपके अलावा। तो वो कह रहे हैं कि हर जगह लाइफ फॉर्म्स है, हम उसमें से ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट ऑफ ऑल, उससे ज़्यादा हाईएस्ट है और ग्रेटेस्ट है।
टेलीपैथी से उसको ये समझ में आया लेडी को कि उन्होंने बताया कि हर जगह तो लाइफ फॉर्म्स है लेकिन हम ज़्यादा सुपीरियर है। फिर पर्सन नोट में अब इतना ही, आगे कंक्लूजन निकलता है इंटरव्यू का। तो ये सब फर्स्ट इंटरव्यू में निकल के आते होते हैं। आगे की बातें हम नेक्स्ट इंटरव्यू में बताएंगे, क्या उन्होंने बताया और क्या सवाल पूछे गए। तो ये सब डिस्कस होता है। अब उसमें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपका थैंक यू, आपने सुना, आपने जाना, आपने समझा। बेसिकली इन सब चीज़ों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे ये होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव शायद चेंज होता है। हम इतने लिमिटेड है हमारी सोच में, समझ में, कि जब तक हम एक रेफरेंस नहीं देख पाएंगे कि और लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है और किस तरह की वो लाइफ जीते हैं और हम कितने गहरे पानी में हैं, कि मतलब हमारा लाइफ इतना ख़राब क्यों है, कि बाकी अगर हम रेफरेंस नहीं देखेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम ये रेफरेंस के थ्रू समझ नहीं पाएंगे अपनी लाइफ को, और नहीं समझ पाएंगे तो कोई भी हमें आके बेवकूफ़ बना सकता है। तो मैं भी आगे आपको इंटरव्यू में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।